आखिरी हथियार किस नंबर 21। थॉमस का दिमाग साए कर रहा था। वो इंतहाई बेचैनी से ऑफिस में टहल रहा था। इस तरारी कैफियत में बार बार होंठ काट रहा था। कभी हथेली पर गुस्से से मुक्का मार देता, कभी कुर्सी पर बैठ जाता, कभी उठकर फिर से ठहरने लगता। पाकिस्तान से मौसूलशुदा रिपोर्ट ने इसके दिमाग की चूलें हिला दी थी। इस नाकामी का इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसे फौरन जनरल मीटिंग में तलब कर लिया गया था और इस वाक़े की बाज़पुर्स की गई थी, क्योंकि इस मिशन की कमान बराह रास्त इसके हाथ में थी। बात सिर्फ ब्लैक वाटर की नहीं थी, बल्कि इसमें रा और मोसाद के मुश्तरका एजेंट्स भी मौजूद थे। 8 अफराद में से ग्रुप के 5 अफराद लुकमा अजल बन चुके थे। एक लड़की गायब थी। विलियम और डोरथी जिंदा बचे थे। थॉमस को इस नाकामी का सबब मीटिंग में अच्छी खासी सुबकी का सामना करना पड़ा। यह मामूली वाक़या नहीं था। मोसाद, रा और ब्लैक वाटर के मायानाज एजेंट्स, जिनकी ट्रेनिंग, तरबियत और तैयारी में लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, जिन्हें इंतहाई मुश्किल तरीन मराहिल से गुजारना पड़ता है, अज़ियतें, मुसीबतें और कई संगलाक राहों से गुजर कर वो अमली मैदान में कदम रखते हैं। इन्हें जान से मार देना किसी आम आदमी या ग्रुप का काम नहीं था। थॉमस से सख्त अल्फाज में बाज़पुर्स की गई थी। इस सारे मामले में कौन सी ऐसी कोताही सरजद हुई कि इंतहाई शातिर और अय्यार एजेंट्स बेखबरी में मारे गए थे। जदीद तरीन असला होने के बावजूद इन्हें इस्तेमाल का मौका नहीं मिला था। थॉमस ने अपनी शर्मिंदगी का अजाला करने के लिए ज़हीन व फ़हीम, चालाक व अय्यार, सफ़ाक और माहिर एजेंट जॉन राइट की पाकिस्तान रवानगी की मंजूरी ले ली थी। वो जॉन का बेचैनी से मुंतज़िर था। जॉन आधे घंटे बाद ऑफिस में दाखिल हुआ। रस्मी एलेक्सलैग के बाद थॉमस बराह रास्त मौजू पर आते हुए बोला, जॉन राइट, मैं सख्त तरीन ज़हनी इंतशार का शिकार हूँ। थॉमस ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जॉन राइट थैंक यू कहता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आपको फाइल भिजवाई थी। थॉमस की परेशान निगाहें जान पर मरकूज थी। जी हाँ, मैं यहाँ आने से पहले फाइल पढ़ चुका हूँ। रिपोर्ट इंतहाई परेशान कुन और नाकाबिले यकीन है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। जब मुझे इस वाक़े की तफसील की मुफस्सल रिपोर्ट मिली थी, थॉमस के लहजे में हनूज परेशानी झलक रही थी। थॉमस, हमारे 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए। लड़की गायब है। असला और कंप्यूटर फ्लापी भी मौजूद नहीं, जबकि इसका मुहर्रिक एक 22-23 साल लड़के शानी को बताया गया है। हाँ, रिपोर्ट विलियम ने तैयार की, जो जोसेफ के बाद इस मिशन का इंचार्ज है। विलियम और डोरथी चश्मदीद गवाह भी हैं कि इन पर हमला करने वाला शानी अकेला था। ये बात हलक से नहीं उतर रही थॉमस। जॉन राइट मुतमईन होता नजर नहीं आ रहा था। थॉमस इसके सख्तगीर चेहरे को देख रहा था। जोसेफ ने अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए मुकामी लड़की किंजा को उठाया, जिसे छुड़ाने इसका भाई शानी वहां पहुंचा और तहलका मचा दिया। ऐसा तहलका जिसमें बेहतरीन एजेंट्स मौत के घाट उतर गए हैं। थॉमस, ये सब फिल्मी स्टोरी का कोई सीन लगता है। जॉन, ये बात है कि हमले के वक्त शानी तनहा था और हमारे आदमी बेखबरी में मारे गए हैं, क्योंकि जोसेफ और बोथम काफी अरसे से काम कर रहे थे। 2000 फीट बुलंदी पर इनके अलावा किसी भी शख्स का पहुंचना नामुमकिन था। फिर भी शानी इनके सर पर पहुंच गया। जॉन राइट के लहजे में हल्का सा तंज था। वो कैसे पहुंचा और अब कहाँ है, इसका खोज आपको लगाना है। थॉमस इसका तंज नजरअंदाज करके बोला, शानी के मरने या जिंदा बच जाने की तस्दीक नहीं हुई है। शानी गहरी खाई में गिर गया था। विलियम और डोरथी इसके पीछे गए थे। इनकी गैर मौजूदगी में बेहोश हैलरी, जदीद असला और कंप्यूटर फ्लापी गायब पाए गए। इसका साफ मतलब ये हुआ कि शानी की निगरानी में मजीद बंदे मौजूद थे। जब मैदान साफ हुआ तो वो अपना काम दिखा गए। थॉमस ने तवील हंकारा भरा। परेशानी में वो अब तक इन बातों पर गौर न कर सका था। जॉन राइट ने इसे अब हालात को नए रुख से देखने पर मजबूर कर दिया था। शानी के दूसरे साथियों की मौजूदगी 100% हो सकती है। जॉन, इसमें बस सवाल ये उठता है कि वो शानी की मदद के लिए लड़ाई में शरीक क्यों नहीं हुए। दूसरी बात, किंजा की मौत पहाड़ी के ऊपर 2000 फीट बुलंदी पर वाक़ई हुई थी, जबकि इसकी लाश पहाड़ी की जड़ में पाई गई थी। थॉमस, विलियम और डोरथी ने संगीन गलती की है। वो दोनों इकट्ठे शानी के पीछे चले गए। हालांकि शानी 2000 फीट बुलंदी से खाई में गिरा था। यकीनन इसकी हड्डियों का सुरमा बन गया होगा। जॉन, ये गुत्थी सुलझाने के लिए आपको पाकिस्तान जाना होगा। मुझे ऑर्डर मिल चुके हैं थॉमस, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या वीज़े के लिए मुझे पासपोर्ट भिजवाना होगा? पाकिस्तान के लिए हमें किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं जॉन, हमारी एम्बेसी ये काम करेगी। आप तैयारी करें और शानी को नज़रअंदाज नहीं करना है। इसकी मौत की तस्दीक ज़रूरी है, और अगर खुशकिस्मती से ज़िंदा बच गया तो इसका पकड़ा जाना इससे भी ज़रूरी है। इसके तवस्सुल से आप हैलरी और इसके बचाने वाले बंदों तक पहुँच सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरा काम है, आप बेफिक्र रहिए। मुझे वो फाइल चाहिए जिसमें पाकिस्तान के मुकामी ग्रुपों की तफसील मौजूद है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं भिजवा दूंगा, थॉमस ने बिला तामुल कहा। विलियम और डोरथी का मौजूदा ठिकाना कहाँ है? जॉन राइट ने पूछा। होम मिनिस्टर अब्दुल बारिक इनका मेज़बान है।
थॉमस ने इसे तफसील से आगाह किया। ओके थॉमस, मैं चलता हूँ और आपको मज़ीद टेंशन लेने की चंदा ज़रूरत नहीं। मुझे पता है जॉन, तुम मेरी शर्मिंदगी का अजाला कर दोगे, थॉमस ने खड़े होते हुए कहा। जॉन राइट इससे पहले खड़ा हो चुका था। सी यू थॉमस, जॉन राइट ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। थॉमस ने गर्मजोशी से इसका हाथ पकड़कर टेक केयर जॉन कहा तो जॉन राइट कमरे से निकल गया। इसके बाद थॉमस एक फाइल पर झुक गया जिस पर मोटे रूप से पाकिस्तान लिखा हुआ था। हमजा, तलहा और अवैस ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई थी। हमजा ने कई बर वक्त फैसले किए थे जो बहुत उम्दा और हस्बे हाल फैसले थे। शानी के खाई में गिर जाने और गैर मुल्कियों के पीछे जाने के बाद हमजा ने 10 मिनट में वहाँ के चप्पे चप्पे का जायजा ले लिया था। बक्स का रिमोट इसके हाथ में था। उजलत में नीचे जाने वालों ने इसे यूं ही फेंक दिया था। अवैस, तुम तलहा की खबरगिरी करो, कहीं वो नीचे जाने वालों से न टकरा गया हो। एहतियात से जाना, अवैस मिल जाए तो उसे लेकर ऊपर आ जाओ। बेहोश लड़की और लड़की की लाश को नीचे पहुंचाओ। मैं यहाँ कुछ कंप्यूटर्स देख रहा हूँ, शायद इनमें हमारे मतलब की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। हरी अप। हमजा के अंदाज़ोत्वार में अनोखा जज्बा झलक रहा था। अवैस भी इसी जज्बे से लबालब भरा हुआ था। ओके कहते हुए नीचे चला गया। हमजा ने कंप्यूटर का जायजा लिया। इसके ख्याल में 2 पर्सनल कंप्यूटर्स थे जबकि एक सुपर कंप्यूटर था। इसने सुपर कंप्यूटर से फ्लॉपी हासिल की और लेबॉर्ट्री की तलाशी लेने लगा। लेबॉर्ट्री की मौजूदा हालत इसके इस्तेमाल न होने का पता देती थी, ताहम कुछ ऐसे आसार जरूर थे जिससे अंदाजा होता था कि इसे माजी करीब में खूब अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है। लेबॉर्ट्री से हमजा ने चंद शीशे की छोटी बोतलें उठा ली थी। इनमें केमिकल भरा हुआ था। इसके बाद तमाम गारों में जाकर छोटे साइज का जो भी जदीद असला था इसे कब्जे में किया। इस दौरान अवैस और तलहा ऊपर आ चुके थे। तलहा, तुमने गैर मुल्की मर्द और लड़की को नीचे उतरते देखा था? इन्हें देखते हमजा ने सवाल पूछा, फिर फौरन गर्दन अवैस की तरफ करते हुए बोला। अवैस, बक्स पर नजर रखना। मैं देख रहा हूँ हमजा। मैंने इन्हें देखा था, ताहम छेड़ने की कोशिश इसलिए नहीं की कि इनके चेहरों की बदहवासी मेरे दिल को तसल्ली दे रही थी कि कम अज़ कम तुम दोनों खैरियत से हो। गुड, मैं यही चाहता था इन्हें छेड़ा ना जाए क्योंकि इन्हें लौट कर वापस आना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमजा ने तहसीन अमेज निगाह से इसे देखा। तुम ठीक कहते हो हमजा, हमें जल्दी करना होगी, तलहा ने इसकी तायद में कहा। तुम दोनों बेहोश लड़की और मरने वाली लड़की को नीचे लेकर जाओ। लाश को पहाड़ी की जड़ में रहने दो और बेहोश लड़की को साथ लेकर जाना है। तलहा, तुम लड़की और सामान को लेकर तीसरी बिल्डिंग पहुंचकर सरजी को इत्तला दो। सरजी अमजद बुखारी का कोड नाम था। अमजद बुखारी ने अपने हेड क्वार्टर को बिल्डिंग का नाम दिया था। सेकंड हेड क्वार्टर को दूसरी बिल्डिंग और तीसरी बिल्डिंग के नाम से एक बिल्डिंग ली गई थी जिसका बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। हमजा ने वहां से हासिल शुदा सामान और लड़की को इसलिए तीसरी बिल्डिंग ले जाने का फैसला किया था कि कुछ सामान इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का था। इसे ऐन मुमकिन है वो लोग जगह का तयन कर लें, इसलिए इसे बिल्डिंग या दूसरी बिल्डिंग से दूर रखा जाना बेहतर था। तलहा को हदायत जारी करने के बाद अवैस से मुखातिब हुआ। तुम फिलहाल नीचे रहकर यहाँ की निगरानी करनी है। वो लोग वापस आकर यहाँ की सूरत हाल देखकर किसी दूसरे ठिकाने का रुख करेंगे। तुमने इनका ताकुब करना है। इस तरह हम इनके एक और खुफिया ठिकाने तक पहुँच सकते हैं। ठीक है हमजा, वो तुम्हारा क्या इरादा है? मैं दरिया की तरफ जाऊँगा। जिस खाई में पाकिस्तानी लड़का गिरा है इसके ऐन नीचे दरिया है। गो कि इस बात का इम्कान 10% से भी कम है कि इंतहाई बुलंदी से दरिया में गिरने के बावजूद भी बच जाए, मगर अल्लाह ताला चाहे तो ये नामुमकिन नहीं। वो बहुत ही दिलेर और कमाल का लड़का है, हमारे लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। हमजा ने चंद मिनटों में सारा प्रोग्राम बता दिया था। तलहा और अवैस ने इसकी बातों पर अमल करने में कोई कोताही या ताखीर नहीं की थी। जहाँ लड़का गिरा था वहाँ दरिया का बहाव दराजवा गाँव की तरफ जाता था। खाई के नीचे का जायजा लेने के बाद हमजा दराजवा गांव तक पैदल चल के गया था। दरिया के एक तरफ पहाड़ी सिलसिला था और दूसरी तरफ मुख्तलिफ देहात थे। पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ घने दराज जंगलात भी काफी दूर तक जाते थे। दीगर तमाम देहात दरिया से काफी हटकर आबाद थे। ताहम दराजवा गांव से आगे मछेरों की कई बस्तियां दरिया के नजदीक आबाद थी, लेकिन इतनी जल्दी दरिया में बह जाने वाले शख्स के बारे में कोई मालूमात मिलना बहुत मुश्किल था। दराजवा गांव तो किसी को कुछ खबर नहीं थी। किसी भी शख्स को जिंदा या मुद्दा दरिया से नहीं निकाला गया था। हमजा को नाकामी हुई थी। वो सरजी के पास दूसरे दिन पहुंचा था। सरजी ने इसे बिला ताखीर तफसील बताना शुरू कर दी। जिस लड़की को तुम लोग उठा लाए हो उसका नाम डोरथी है और ये ब्लैक वाटर की एजेंट है। ब्लैक वाटर मोसाद और रा के एजेंट मुश्तरका मिशन पर हैं। ये मिशन कौन सा है फिलहाल ये पता नहीं चल सका। सरजी, वहाँ मैंने लेबॉर्ट्री के आसार देखे हैं। अपनी साख्त और जसामत से ये एक जदीद लेबॉर्ट्री रखती है। कहीं इनका कोई साइंसी मिशन तो नहीं? हमजा, निसारपुर का इलाका बहुत बड़ा है। इसके गिरदो निवा में तकरीबन एक दूसरे में गुत्थम गुत्था 200 देहात हैं। यह मिनरल वाटर का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये तमाम देहात सिलसिला कोह से आने वाले कुदरती पानी से सैराब होते थे जो पीने के लिए ठंडा और मीठा पानी था। मगर गुज़श्ता 1 साल में अफवाह फैल गई कि पहाड़ों का पानी मुजरे सेहत हो चुका है। मुझे पहले से शक था कि ये इस गैर मुल्की ग्रुप की कारस्तानी है। तुमने जो महलूल की बोतलें वहाँ से हासिल की हैं
वो मुज़र सेहत केमिकल है। यकीनन ये केमिकल इस लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ और फिर इसे पानी में मिला दिया गया। ओके तो सर जी, इस कदर मजबूत प्लानिंग महज पानी की फरोख्त के लिए है? ये बात महज मिनरल वाटर की फरोख्त तक महदूद नहीं, इसके इंतहाई गहरे मकासद हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बस ये सोचना है कि लेबॉर्ट्री का काम खत्म हो चुका है। इसके लिए बुलाए गए साइंसदानों का जो भी ग्रुप था यकीनन वापस हो चुका है। मौजूदा ग्रुप क्योंकि सरगर्म है, इस बात का पता चलना ज़रूरी है। सर जी इंशाल्लाह पता चल जाएगा और हम इन्हें तहस नहस कर देंगे इंशाअल्लाह। हमजा, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सर जी मैं अवैस को निगरानी के लिए छोड़ गया था और इसे हदायत की थी कि सर जी को बराह रास्त रिपोर्ट देना। मैं वही बताने जा रहा था। हमजा, सर जी ने कहना शुरू किया। अवैस ड्यूटी पर डटा रहा। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक 2 गैर मुल्की मर्द और लड़की वापस लौटे थे और तोको के एन मुताबिक बदलते हुए हालात को देखकर वहां से जरूरी अशिया उठाकर निकल गए थे। अवैस ने इनका ताकुब जरूर किया था, लेकिन देहातों में रश न होने के सबब इसे जल्द ट्रेप कर लिया गया। शहर आते हुए लोग इसे डॉज देकर गायब हो गए थे। ओ नो, ये बुरी खबर है। इसका मतलब है सर जी हम फिलहाल अंधेरे में जा चुके हैं। ऐसी बात नहीं है। सुपर कंप्यूटर से ली गई फ्लॉपी से कुछ डेटा मिला है जिसके इशारे MNA फारूक बलोच तक जाते हैं। MNA फारूक बलोच? हमजा ने इंतहाई हैरत से दोहराया। हाँ हमजा, MNA जिसे पाकिस्तानी अवाम ने अपना मसीहा समझकर वोट दिए, इसे असम्बली तक पहुंचाया और वो। सर जी ने इंतहाई दुख भरे लहजे में कहते हुए फिक्रा दूरा छोड़ दिया। शायद ये बात इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं इंतहाई हैरान हूँ सर जी, ये कैसे लीडर है हमारे? हैरान होने की ज़रूरत नहीं हमजा, ऐसी काली भेड़ी मिलेंगी जो ज़ाती मुफादात, ऐशो इशरत और बैंक बैलेंस के लिए मुल्क को दाव पर लगाए हुए हैं। लानत है सर जी ऐसी दौलत, ऐशो इशरत पर जिसकी बुनियाद गद्दारी पर रखी गई हो। दुआ करे सर जी ऐसे लोग मेरे सामने आ जाएं। खुदा कसम इनकी बोटी बोटी करके इन्हें ऐसा निशान इबरत बनाऊं जिसे देखकर इनकी आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान से गद्दारी का तस्वुर न कर सके। हमजा के चेहरे पर गुस्सा चिंगारियां बनकर उड़ रहा था। इसके लहजे में शदीद तरीन नफरत थी। सर जी ने इसके जज्बा हुब्बुल वतनी को दिल में सराहा। हमजा, इस मुल्क में अगर MNA फारूक बलोच जैसे गद्दार बसते हैं तो इस मुल्क का असासा हमजा जैसे नौजवान भी मौजूद हैं। सर जी ने आगे बढ़कर इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। सर जी मैंने मुकामी लड़की की लाश इस ख्याल से पहाड़ की जड़ में डाल दी थी कि निसारपुर को कोई बंदा इसे देखकर थाने ये इसके घर इत्तला पहुंचा दे। हमजा, तुम्हारा ये फैसला भी बरवक्त और बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन निसारपुर के लोग वहां नहीं जाते। इन्हें भरी पंचायत में डरा दिया गया था, इसलिए मैंने शामिल को भिजवा कर ये काम करवा दिया है। सर जी डोरथी अब कहाँ है? इसे मैंने तीसरी बिल्डिंग में रहने दिया है। 3 लड़के निगरानी पर मामूर कर दिए हैं। तुम चाहो तो इसे कल मिल सकते हो ताकि हमें मजीद मालूमात हासिल हो सके। मैं इससे ज़रूर मिलूँगा और इंशाअल्लाह मजीद कामयाबी मिलेगी। अमजद बुखारी की नज़र में ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो इससे बहुत आगे तक जा सकते थे। मगर ये चौथे दिन की बात थी जब वो हमजा, शहरयार और शामिल के साथ बैठे मीटिंग कर रहे थे। फ़ोन की घंटी ने इनकी मीटिंग में खलल डाला। सर जी ने रिसीवर उठाते हुए कहा, यस प्लीज़, अमजद बुखारी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से इसे जो कुछ कहा गया इसे सुनकर सर जी के चेहरे पर परेशानी दर आई थी। तफसीलात सुनते वक्त हमजा, शहरयार और शामिल सर जी के चेहरे के उतार चढ़ाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ परेशान नजर से देखा। 5 मिनट की कॉल ने सर जी को इंतहाई परेशान कर दिया था। खैरियत तो है सर जी? इनके रिसीवर रखते शहरयार ने पूछा। चंद सानियत तवक्कुफ के बाद सर जी ने गमज़दा लहजे में कहा, तीसरी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। हमलावर डोरथी को छुड़ा ले गए हैं। यह खबर इन सब के लिए गैर मुतवक्को थी, मगर दूसरी खबर ने इन्हें ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। अवैस शहीद हो चुका है। जमाल और अब्दुल्ला शदीद जख्मी है। सर जी की उदासी बरकरार थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमजा ने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहा। इसकी आंखें बंद थी। बंद आंखों से आंसुओं के कतरे रास्ता बना रहे थे। इनके ग्रुप की पहली शहादत अवैस के मुकद्दर में लिखी थी। इंजा की नागानी मौत पर सब्र का पत्थर रख लेना बेगम कुलसूम और उसके बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से शानी की परेशानी, वो दोहरे अजाब और इम्तिहान का शिकार थे। इनके गिर तारीकी के साए दराज होते जा रहे थे। असद महमूद खान की वफात के बाद तकदीर की खराबी ने इनका दर देख लिया था। गुजरने वाला हर लम्हा परेशानी और गम सौंप रहा था। मुकद्दर की दूसरी कारस्तानी से वो बेखबर थे। घर की खुफिया निगरानी मुसलसल जारी थी। निगरानी के बारे में शानी को इल्म था। गोरिया बस्ती से लौटना शानी के लिए बहुत गना गुजरा था। उदासी का एक हाला था जो इसके गिर लिपट गया था। 2 झील जैसी गहरी आंखें इसके अंदर तक उतर गई थी। कलियों की तरह महकता और चमकता चेहरा आंखों के पर्दों में रच बस गया था। मगर फिलहाल इसे जाना था। गोरिया बस्ती से निकलते इसने हम नवाज को भिजवा दिया था, जिसने आकर इतला दी थी कि निगरानी ताहाल जारी है। हम नवाज कुछ भी हो, मुझे घर जाना है। मम्मी के सीने में जज्ब किंजा का गम हल्का करना है। मुनज़्ज़ा को बाहों में लेकर इसका दर्द बांटना है। शानी तुम्हें जाना चाहिए। रोशन नवाज ने फौरन इसकी तायद कर दी थी।
मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ। इस मौके पर तुम्हें मम्मी और किंजा के पास होना चाहिए, उनका गम बांटना चाहिए और इन्हें तसल्ली देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ किंजा की मौत को नहीं रो रही होंगी। शानी, तुम्हारे गम ने भी इन्हें हल्कान कर रखा होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह निगरानी करने वालों के हत्थे चढ़ जाओ। हम नवाज ने रोशन नवाज की बातों को यकसे मुस्तरद कर दिया। निगरानी में पुलिस एहलकार भी हैं और 2 बंदे या तो किसी हसास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर कोई प्राइवेट ग्रुप है, वो भी मुसलसल निगरानी पर मामूर है। इतना कुछ हो जाने के बाद ये क़यास बईद अज़ इम्कान नहीं था। मुझे तलाशने के लिए निगरानी होना थी, मगर मैं इनके खौफ से मजीद नहीं छुप सकता। पहले की बात और थी, अब मेरी बहन की मौत हुई है, मुझे हर सूरत घर जाना है। तुम मेरी मदद करो। कोई भी जज्बाती कदम उठाने से पहले सोच लो शानी। जाने दो हम नवाज, शानी ठीक कहता है। मम्मी और मुनज़्ज़ा को शानी की ज़रूरत है। यानी इनका शानी के सिवा कौन है जिन्हें सीने से लगाकर दर्द का बोझ हल्का करे। अजान और कामरान शादियां करके और बच्चे पैदा करके यूँ घर से बेफिक्र हो चुके हैं जैसे अब ये इनकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं। रोशन नवाज शानी के साथ खड़ा था। हम नवाज इस बार खामोश हो गया था। हम नवाज, क्या तुम निगरानी करने वालों को किसी तरह उलझा नहीं सकते? शानी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के निगरान किसी मामले में वक्ती तौर पर उलझ जाए, इनकी तवज्जो बटे और मैं अकबी रास्ते से अंदर दाखिल हो जाऊँ। नहीं शानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कोई तरीका बता सकता हूँ, मगर अज खुद इन्हें किसी मामले में उलझा नहीं सकता। तो फिर ये रिस्क मुझे ही लेना होगा। शानी की लहजे में कतियत थी। हम नवाज, तुम तरीकाकार की बात कर रहे थे। शानी, तुम हुलिया बदल कर मेन गेट से अंदर जाओ। इनकी तवज्जो मेन गेट से ज़्यादा अकबी रास्ते और दाएं बाएं गलियों पर मरकूज है। शायद इन्हें तुम्हारे सीधे रास्ते से आने की तवक्को नहीं है। बात माकूल है, शानी ने सोचते हुए कहा। हम नवाज का आइडिया काबिल अमल था, मगर मसला हुलिया बदलने का था। वो अपने एक मज़ारे नज़ीर के घर चला गया। नज़ीर की पगड़ी, ढीले ढाले पुराने कपड़े, पाँव में फटी चप्पल और ज़मीन पर काम करने वाले औजार हाथों में उठाए वो मुकम्मल मज़ारे का रूप धार चुका था। मज़ारे नज़ीर इसे हैरत से देख रहा था। शानी इसे मुतमईन करके घर की तरफ चल पड़ा। हम नवाज, तुम मुझे कवर देना, पहरेदारों की हल्की सी भी गैर मामूली हरकत फ़ौरन बताना। ठीक है शानी, तुम बेफिक्र रहो। शानी की चाल भी उजड़ देहातियों जैसी थी। इसने पगड़ी का एक पल्लू दानिस्ता चेहरे के सामने गिरा रखा था, जिससे चेहरा बहुत हद तक छुप गया था। इसकी खुशकिस्मती थी कि मेन दरवाजे की ज़ेली खिड़की खुली थी, वरना जो भी बाहर आता शानी के लिए मुश्किल बनती। वो बिला तामुल घर में दाखिल हो गया।